स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, क्या भारत के संविधान के साथ एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जो उसकी नींव हिला सकता है? कल्पना कीजिए, संसद या विधानसभा कोई कानून बनाए, लेकिन उस पर ना तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो, ना ही राज्यपाल के, और फिर भी वह कानून बन जाए। बहुत ही अजीब प्रकार की यह घटना है, लेकिन तमिलनाडु के मामले में यही हुआ। आज सवाल डीएमके बनाम केंद्र का नहीं है, बल्कि असली जंग है आर्टिकल 142 बनाम आर्टिकल 201 की। क्या सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय की स्थापना के नाम पर राष्ट्रपति की कलम छीन सकता है? जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने केवल एक बिल वापस नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक विवादित फैसले को सीधी चुनौती दी है। आपने देखा होगा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था, उसके पहले 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सारे बिल्स को एक्सेप्टेड मान लिया था, डीम्ड मान लिया था कि एक्सेप्ट हो गया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि वो 2 जजेस की बेंच का डिसीजन था और ये 5 जजेस की एडवाइस है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी गई एडवाइस है। एडवाइस बाध्यकारी नहीं होती, एडवाइस और डिसीजन में अंतर होता है। तो 2 जजेस का डिसीजन प्रिवेल करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की एडवाइस के बेस पर प्रेसिडेंट के द्वारा लिया गया निर्णय। अब मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आज के इस विश्लेषण में हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली को समझने का प्रयास करेंगे, जो भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार पैदा हुई है। तो इसलिए यहां पर लास्ट देखिए और समझिए कि किस प्रकार से यह मामला लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ता है। सबसे पहले हम कानूनी बारीकियों को समझें, उसके पहले मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति के दस्तखत के बिना ही किसी बिल को कानून घोषित कर दे? पहली बार अपनी राय कमेंट में अभी लिखिए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मामला क्या था। देखिए, मामला बिल्कुल सीधा साधा था। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट था। करीब 10 बिल थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और विवादित बिल यही था। सरकार चाहती थी कि यह पावर राज्यपाल से ट्रांसफर होकर के छीन करके मुख्यमंत्री को दे दिया जाए, तमिलनाडु की सरकार। वहां राज्यपाल ने आर्टिकल 200 का इस्तेमाल किया। संविधान कहता है कि अगर गवर्नर को लगे कि कोई बिल उसकी सहमति के लिए योग्य नहीं है, वह राज्यपाल के संदर्भ में उसको संदर्भित कर सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है कि राष्ट्रपति उस बिल को देखें। अब तमिलनाडु सरकार को उसमें हो रही अननेसेसरी डिले पसंद नहीं आती है और तमिलनाडु सरकार पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो 2 जजेस की संविधान पीठ बैठती है और ये 2 जजेस की संविधान पीठ जो है आदेश देती है कि यह चूंकि इसमें बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय की स्थापना करने के नाम पर 2 जजेस की बेंच ने कहा कि गवर्नर फैसला नहीं ले रहे हैं, इसलिए इन बिल्स को हम डीम्ड असेंट मानते हैं। डीम्ड असेंट मतलब कानून माना जाएगा लेकिन दस्तखत हुए नहीं है, लेकिन मान लिया जाएगा कि दस्तखत हो गए हैं। अब सोचिए, संविधान बनाने वालों ने असेंट की शक्ति सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड को दी थी, या प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। यहां कोर्ट खुद को संवैधानिक रबर स्टैंप में तब्दील कर चुका है। अब मुद्दा यहां पर आता है कि यह क्या जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है या ओवररीच है। अब यहां जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि यह डीम्ड असेंट है, यानी कि मान लिया जाए कि सहमति मिल गई है, तो आप बताइए कि कल को गवर्नर किसी ऐसे बिल को रोक ले जो देश की अखंडता के खिलाफ हो और कोर्ट उस पर डीम्ड असेंट दे दे, तो क्या यह सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा? क्या कोर्ट का यह फैसला एक खतरनाक परंपरा को जन्म नहीं दे रहा, एक खतरनाक परंपरा को सेट नहीं कर रहा? अब यहां पर जो वैधानिक मामले फंस रहे हैं वह भी देखिएगा। देखिए, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय की असीमित शक्ति देता है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उल्लंघनों को दूर करने के लिए न्यायिक विवेक असाधारण परिस्थितियों में आप ले सकते हैं। अनुच्छेद 201 विधेयकों पर सहमत या अस्वीकार करने की राष्ट्रपति के अधिकार की बात करता है, जहां पर विधायी स्वीकृति पर कार्यकारी विशेषाधिकार लागू होता है और संघीय संतुलन के लिए यह संवैधानिक सुरक्षा उपाय है। तो इस प्रकार से यह संवैधानिक तौर पर कही गई बात है, लेकिन यहां पर तकनीकी तौर पर अगर देखें तो एक बहुत गहरी बात है। आर्टिकल 145 यह कहता है कि अगर संविधान की व्याख्या का कोई सवाल हो तो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में एक मुद्दा आता है आर्टिकल 145 का।
जो ये कहता है कि 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही इसको डिसाइड कर सकती है, लेकिन यहां पर 2 जजेस की बेंच ने बैठ करके पूरे मामले पर निर्णय दे दिया, क्योंकि यहां पर मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है जब आप 2 जजेस की बेंच राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार को सीमित कर दें। और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने यह कहा भी था कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत केवल और केवल किताबों में रह जाएगा। तो 5 जजेस की बेंच बैठती है और 5 जजेस की बेंच ने जब इसकी समीक्षा की तो यह माना कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत लागू होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी कि 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने यह माना कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरीके के एग्जीक्यूटिव पावर्स को एंजॉय करने के लिए नहीं संविधान ऑथेंटिकेट करता है। यहां से एक रियल ट्विस्ट आ जाता है। जब 5 जजों की बेंच के पास मामला गया तो उन्होंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन सकता, लेकिन वो सिर्फ एक ओपिनियन थी, राय थी, कोई आदेश नहीं था। अब मामला तब फंस जाता है जब इसी बीच में राष्ट्रपति एक विधेयक को मंगाती हैं, फाइल मंगाती हैं और साफ साफ कहती हैं असेंट रिजेक्टेड। प्रेसिडेंट ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी यह बिल कानून बनता है तो संविधान के जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत है उसको बिगाड़ देगा। और एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि बिल कानून बन चुका है, दूसरी तरफ है राष्ट्रपति का वह आदेश जहां पर कहती हैं वे कि कानून नहीं बनेगा। अब इन दो पार्टों के बीच में पूरा मामला फंस गया है, क्योंकि यह भारतीय इतिहास के, संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी गुत्थी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का डीम्ड जुडिशियल असेंट और संविधान के एग्जीक्यूटिव असेंट के बीच में जब मामला फंसेगा तो किसको हम बड़ा मानेंगे? क्या डीम्ड जुडिशियल असेंट का जो डिसीजन था वो बड़ा होगा या एग्जीक्यूटिव के असेंट का मामला था वह बड़ा होगा? अगर कल को आप कल्पना करिए कि कोई राज्य इसी रास्ते पर चला तो क्या गवर्नर की संस्था को खत्म कर देना चाहिए? अगर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल होने लगा तो कल को कोर्ट खुद ही बजट भी पास करने लग जाएगा, युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। यह असीमित शक्ति जो न्यायालय अपने पास लाना चाह रहा है वो किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए वरदान तो नहीं हो सकती, अभिशाप अवश्य हो सकती है। तो यहां पर मामला संविधान के एनोमली का आता है और संवैधानिक एनोमली का आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें इसे यूपीएससी के नजरिए से भी देखना चाहिए। यूपीएससी के छात्रों के लिए यहां पर 3 कीवर्ड्स हैं। पहला फेडरलिज्म का मामला है जो केंद्र राज्य संबंधों में गवर्नर की भूमिका को लेकर के है, जहां पर दिखता है कि राज्यपाल की भूमिका को खत्म करने का प्रयास जैसा हो रहा था। सेपरेशन ऑफ पावर्स दूसरा कीवर्ड है जो आपको इसी केस में मिल जाता है। विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है उसकी व्याख्या करना, लेकिन लागू करना न्यायपालिका का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम है। और 201 आर्टिकल 201 यहां राष्ट्रपति के वीटो पावर्स एब्सोल्यूट हैं या नहीं है, यह तीसरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो अंत में अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति महोदय ने जो यह कदम उठाया है वह वास्तव में एक प्रकार से संवैधानिक संतुलन बनाने का प्रयास है, क्योंकि संविधान वास्तव में किसी एक संस्था की जागीर नहीं है। अगर न्यायपालिका अपनी सीमा लांघेगी तो कार्यपालिका को उसे चेक और बैलेंस करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज यह साबित कर दिया है कि राष्ट्रपति भवन जो है वह केवल एक प्रतीकात्मक इमारत नहीं है, बल्कि वह संविधान का अंतिम रक्षक भी है। और आपकी क्या राय है इस मामले पर वह अवश्य बताइएगा कि क्या कोर्ट को राष्ट्रपति के अधिकारों में दखल देना चाहिए था या यह एक गलत परंपरा शुरू की जा रही थी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह मामला भारत की संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, जिससे आपको सारे एनालिसिस वगैरह भी मिलती रहेंगी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आज दिसंबर का अंतिम दिन है और 31 दिसंबर के साथ साथ यह साल आपसे विदा ले रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको नए साल के लिए सबसे पहले तो, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि आज वह अंतिम समय है जब आप हमारे यहाँ चल रहे बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको 2 बड़ी चीजें दी जा रही हैं। पहली चीज, आपको हमारे हर कोर्स पर 50% ऑफ दिया जा रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी दी जा रही है हर एक कोर्स में। तो ये
मतलब कॉस्ट आधा बेनिफिट डबल दिया जा रहा है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन आज है लास्ट डेट, इसके बाद आपको यह ऑफर नहीं मिलेगा। तो आप चाहे यूपीएससी के टारगेट कर रहे हो 27 के लिए, 28 के लिए, या फिर आप जुडिशरी या स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हर एक कोर्स जो स्टडी आईक्यू से आप खरीदते हैं उन सब पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा और वैलिडिटी भी डबल मिलेगी। महत्वपूर्ण यह है कि इसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा और वह कोड है पीके लाइव। इस पीके लाइव कोड को अवश्य लगाइएगा, इसी से आपको ये डिस्काउंट भी मिलेगा और डबल धमाका ऑफर भी मिलेगा। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के इन कोर्सेज की डिटेल्स को देख लीजिए। लेकिन आज रात 12 बजे के पहले आपको एडमिशंस लेने होंगे अगर आपको यह डिस्काउंट का लाभ लेना है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।